नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। हमने जो कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक की प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज यह उसका नेक्स्ट वीडियो है। आज हम कक्षा 12 अंतरा भाग 2 संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु की यह एक प्रसिद्ध कहानी है। तो उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नंबर 1 है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 1917, 1921, 1922 या 1924? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 1921 में हुआ था। पूर्णिया जिला बिहार ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। गुलेरी जी का 1883 में जन्म हुआ था। जहां तक कोशिश ये करनी है कि हमें सभी के जन्म सन के जो ये सन है वो याद हो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस लेखक ने भाग लिया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या भारतेंदु जी ने? तो किसने लिया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। ये इस पाठ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के समर्थक थे? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिशील विचारधारा? तो फणीश्वर नाथ रेणु प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। नेपाल के राणाशाही विद्रोही आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? नेपाल में जो क्रांति हुई थी उसमें किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? प्रेमघन ने, प्रेमचंद जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने? तो किसने निभाई थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु ने साहित्य सर्जन कब से प्रारंभ किया था? 1952, 1953, 1954, 1958? तो कब प्रारंभ किया था? 1954 में। कहानी, उपन्यास से इन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब भी हम पेपर करें तो हमेशा ये हमें अंडरलाइन करना चाहिए। आधे से ज्यादा प्रश्न कई बार ये होता है आते हुए भी हमारे ये गलत हो जाते हैं। हम नहीं और है का अंतर नहीं करते। कौन सा कथन सत्य नहीं है? रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार है, यह कथन सत्य है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। नेपाल क्रांति में भी इन्होंने भाग लिया था। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फिल्म बनी थी? आदिम रात्रि की महल, महक, ठुमरी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम? तो किस पे बनी थी? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और ये हमारे नेट के जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें भी ये कहानी लगी हुई है। मेला आंचल प्रति परिकथा किस विधा की रचना है? ये रचनाएं किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो इनकी ये क्या है? निबंध है, कहानी है या उपन्यास है? तो मेला आंचल और प्रति कथा क्या है? ये इनके उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन सत्य नहीं है? आजादी के बाद का प्रेमचंद रेणु को कहा जाता है। आत्मा के शिल्पी किसको कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार है, यह कथन भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये सभी कथन सत्य है। अब पाठ प्रारंभ हो रहा है। संवदिया का क्या नाम है? अब जो कहानी का नाम ही क्या है? संवदिया। तो वो किसके नाम पे रखी गई है? राम गोविंद के नाम पे, हास गोविंद के नाम पे या हरगोविंद के नाम पर?
तो समधिया का क्या नाम है? हरगोबिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, समधिया रचना की विधा है? रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण या कहानी? यह फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध क्या है? कहानी है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है। समधिया कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बड़ी बहुरिया, समधिया, बड़ी बहुरिया के देवर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो मुख्य पात्र कौन है? समधिया है, और समधिया का नाम क्या है? हरगोबिंद। नेक्स्ट प्रश्न, हरगोबिंद को अचरज क्यों हुआ? क्यों हुआ था? जब बड़ी बहुरिया ने उसे बुलाया था तो उसे अचरज हुआ था। गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं, आज भी किसी को समधिया की जरूरत पड़ सकती है। अभी संदेश कबूतर से भेजा जा सकता है। अचरज किस बात पे हुआ था? कि आज भी किसी को संदेश भेजने के लिए समधिया की जरूरत पड़ सकती है। हरगोबिंद को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने बुलाया था, तभी तो उसको अचरज हुआ था कि आज भी समधिया की जरूरत पड़ सकती है। इन हाथों पर केवल मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार वालों को पालती थी। यह कथन, इस कथन में किसके हाथों की ओर संकेत किया गया है? बड़ी बहू के, छोटी बहू के, बड़ी बहुरिया के या ठकुराइन के? तो किसके कहा गया है कि बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगा के ही जो गांव की नाइन होती थी वह अपना परिवार का पेट पालती थी। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की हवेली में गया तो वहां पर कौन उधार के पैसे लेने के लिए अड़ा हुआ था? जब समधिया वहां पहुंचा था तो वहां एक कोई बैठा था, तो कौन बैठा था? चौधरी बैठा था, सुनार बैठा था या मोदी राइन बैठी थी? तो कौन बैठा था? मोदी राइन बैठी थी। हरगोबिंद किस गांव का था? जो समधिया है वो किस गांव का था? कटिहार, बिहंगपुर, जलालगढ़। तो हरगोबिंद किस गांव का था? जलालगढ़ का। बड़ी बहुरिया ने किसे संदेश भेजने के लिए हरगोबिंद को बुलाया था? अपने देवर को, अपनी माँ को या अपने मामा को? तो बड़ी बहुरिया ने संदेश भेजने के लिए बुलाया था किसको? किसको संदेश भेजना था? अपनी माँ को संदेश भेजना था। हरगोबिंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। यहाँ द्रौपदी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चौधराइन के लिए, ग्वालिन के लिए, बड़ी बहुरिया के लिए? तो किसके लिए हुआ है? बड़ी बहुरिया के लिए। जब घर का बंटवारा हुआ था तो साड़ी के 3 टुकड़े कर कर किए थे और सभी चीजों किए थे, तो तभी ये उक्त कथन आया है कि भी चीरहरण किसका हुआ था? बड़ी बहुरिया का। बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को क्या संदेश देकर अपनी माँ के पास भेजा था? धान के चावल भेजे, माँ से कहना कि वह मुझसे मिलने आए या मुझे यहाँ से ले जाए। क्या संदेश भेजा था? कि मुझे यहाँ से ले जाए। बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को राह खर्च के लिए कितने रुपए देने चाहे थे? 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए या 12 रुपए? तो कितने रुपए देने चाहे थे? 5 रुपए। लेकिन हरगोबिंद ने मना कर दिया, बोला कि मैं खुद से ये पैसे का इंतजाम कर लूंगा। समधिया के बारे में गांव वालों की धारणा क्या थी? समधिया दूरदर्शी होता है, कामचोर और पेटू आदमी ही समधिया का काम करता है, कोई भी बन सकता है। गांव वाले क्या सोचते थे? समधिया कौन होता है? जो कामचोर होता है, और पेटू आदमी ही समधिया का काम कर सकता है।
हरगोबिंद बड़ी बहुरिया के गांव कितने बजे की गाड़ी से गया था? यानी जलालगढ़ से कितने बजे की गाड़ी से रवाना हुआ था? 11 बजे, 2 बजे, 10 बजे या 3 बजे? तो कितने बजे की गाड़ी से? 10 बजे की गाड़ी से रवाना हुआ था। हरगोबिंद ने कहाँ पहुंचकर जाना कि सचमुच सुराज हुआ है? अब ये सुराज हुआ, ये कहाँ उसको जानने के बाद पता चला था? जलालगढ़, थाना रंगपुर या कटिहार? तो कहाँ? कटिहार। अब ये सुराज का क्या मतलब है? पहले कटिहार पहुंचने पर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाएं? इस पूछताछ में कितनी ही बार गाड़ियां छूट जाती थी। लेकिन अब क्या था, माइक में बोला जा रहा था कभी आप उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, गाड़ी वहां से जाएगी, तो इस कारण उसको दिक्कत नहीं हुई। तो तब उसने क्या कहा था कि सुराज आ गया है। नेक्स्ट पर्सन, थाना बियंगपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी क्यों हो गया था? उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, वह पहली बार इस गांव में आया था, या बड़ी बहुरिया जैसी लक्ष्मी अपने गांव लौट जाएगी? तो उसका मन भारी क्यों हो गया था? कि गांव की बड़ी बहुरिया जैसी लक्ष्मी अपने गांव लौट जाएगी, इसलिए उसका मन ये सोच के भारी हो गया। हरगोबिंद से जब बड़ी बहुरिया की माताजी ने संवाद के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा? बड़ी बहुरिया का संवाद लेकर आया हूं, मैं कटिहार से आया हूं, या सिरसिया गांव गया था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। तो लेखक ये संवदिया ने क्या जवाब दिया था? सिरसिया गांव गया था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। जबकि वो संवाद लेके गया था और बड़ी बहुरिया की मां को उसने कोई संवाद नहीं दिया था। बड़ी बहुरिया की मां ने बड़ी बहुरिया के बारे में पूछा तो किस त्योहार पर आने के लिए बताया? हम कब आएंगे? होली, दीपावली, गंगा दशहरा या रक्षाबंधन को? तो कब आने के लिए कहा था? गंगा दशहरा पे आएंगे, और तब क्या करेंगे? 15 दिन तक रहेंगे, तब आपसे हम सेवा पानी करवाएंगे। कि आहो रामा नेहरा को सुख सपन भयो अब, यह गीत रेल में कौन गा रहा था? जब संवदिया बैठा था तब ये गीत कौन गा रहा था? तुलसीदास, रामदास या निर्गुण सूरदास? तो एक कोई भजन गाने वाला था जिसने लेखक का नाम क्या कहा है? निर्गुण सूरदास था। कोई एक अंधा व्यक्ति था, तो वह ये गाना गा रहा था कि आओ रामा नेहरा को सुख सपन भयो अब। नेक्स्ट पर्सन है, हरगोबिंद कितने बजे कटिहार पहुंचा? जब वह वापस आ रहा था तो कटिहार कितने बजे पहुंचा? 5 बजे भोर में, यानी सुबह के टाइम 5 बजे वह कटिहार पहुंचा था। बड़ी बहुरिया की मां ने क्या भेजा था? बड़ी बहुरिया की मां ने क्या भेजा था? लड्डू, घेवर, पापड़ी या बासमती धान का चूड़ा? तो क्या भेजा था? बासमती धान का चूड़ा, और दही भेजना और चाहती थी लेकिन उसका इंतजाम नहीं हुआ था। नेक्स्ट पर्सन है, वापसी के समय हरगोबिंद के पास कहां तक का किराया बचा था? तो जलालगढ़ से वो बड़ी बहुरिया के गांव गया था, तो आते टाइम कहां तक का किराया बचा था? जलालगढ़ का, इलाहाबाद का या कटिहार का? तो कहां तक का बचा था? कटिहार का बचा था। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूर है? 10 कोस, 30 कोस, 25 कोस या 20 कोस? तो कितनी कोस दूर है? 20 कोस दूर है। नेक्स्ट पर्सन है, कटिहार से जलालगढ़ की दूरी हरगोबिंद ने कैसे तय की? कैसे तय की थी? बैलगाड़ी से,
बिना टिकट के घोड़े से या पैदल? तो आगे की दूरी कैसे तय की थी? पैदल दूरी तय की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न, अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि संवदिया कहानी का मुख्य पात्र जो संवदिया है उसका नाम क्या है। और वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरण है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरण कौन सा है? वन तुलसी की गंध, श्रुत, अश्रुत पुरो, ऋण जल, उक्त सभी। तो ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु के क्या है? संस्मरण है। पाठ के साथ हमें जो इनके हिंदी साहित्य से संबंधित इनकी रचनाएं हैं वो भी साथ साथ क्लियर हो रही है। रेणु की नेपाल क्रांति कथा नामक गद्य विद्या है। फणीश्वर नाथ रेणु ने नेपाल क्रांति में भाग लिया था, तो उसको इन्होंने अपनी एक गद्य विधा में भी संकलित किया है। तो वह इनका क्या है? संस्मरण है, रिपोर्तार्ज है, रेखा चित्र है या निबंध है? तो यह इनका क्या है? रिपोर्तार्ज है। नेक्स्ट, काबुली कायदा का अर्थ है प्रेम से काम निकालना, चतुराई पूर्ण कार्य करना, लाचारी समझे बिना क्रूरता से रुपए वसूलना। तो काबुली कायदा का अर्थ क्या है? लाचारी समझे बिना क्रूरता से रुपए वसूलना। संवदिया के चेहरे की क्या विशेषताएं थी? बड़ी बड़ी मूछें, नीमुच्छा, चेचक के दाग। तो उनके चेहरे की क्या विशेषताएं थी? वे नीमुच्छा होते थे, यानी उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेया पढ़ूं दाढ़ी धरूं हमारो संवाद कहानी में यह पंक्ति किसके लिए आई है? संवदिया के मनोभाव के लिए, करुण आंचलिक गीत सुक्त रूप में। तो ये क्या कह रहा है? पेया पढ़ूं दाढ़ी धरूं हमारो संवाद, यह एक क्या है? करुण आंचलिक गीत है। हरगोविंद ने हवेली में घुसते ही क्या सोचा? हरगोविंद जब हवेली में घुसा था तो सबसे पहले क्या सोचा था? बड़ी बहुरिया को कुछ मंगवाना है, बड़ी बहुरिया कहाँ होगी, या अत्यंत गोपनीय समाचार भेजा होगा जिसे भेजना है। तो क्या सोचा था कि अत्यंत गोपनीय समाचार होगा जिसे भेजना है। नेक्स्ट प्रश्न, हरगोविंद ने देखी थी अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण, गांव में कौन सी चीर हरण लीला हुई थी? सबने भरे बाजार में इज्जत उछाली थी, या बंटवारे को लेकर बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े किए गए थे। बंटवारा होने के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा गया था, यानी जो चीर हरण की लीला हुई थी, तो बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी थी उसके 3 टुकड़े किए गए थे। तो इसके लिए यह कथन आया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।